हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट को। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरनमेंट। After the long vacations, when the Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो जब अपने लॉन्ग वेकेशन के बाद जब वो अपने स्कूल दोबारा पहुंचता है रवि, तो देखता है कि उसके स्कूल के पास एक प्ले ग्राउंड है। उसको पूरी तरीके से खन दिया गया है, उसको मिट्टी निकाल दी गई है, उसको डिग कर दिया गया है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने बताया कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाइज इज गोन फॉर एवर। तो उसको बहुत ही लगभग रोने सा हो गया जब उसे पता चला कि वो जो खूबसूरत ग्राउंड जिसमें ग्रासेस थी, मैरीगोल्ड थे, फूल थे, अब वो हमेशा के लिए जा चुका है। ही शेयर्ड हिज फीलिंग with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed. उसने अपने फ्रेंड से अपने जो फीलिंग्स है वो बताई, और असेंबली में भी प्रिंसिपल ने ये ऐसी ही बात कही। उन्होंने कहा, सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। देखो हमारा एनवायरमेंट कैसे बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरमेंट। क्लास में जाकर रवि ने अपने टीचर से पूछा, ये एनवायरमेंट क्या है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, टीचर जवाब देते हैं, तुम अपने आस पास जो भी चीज देखते हो वो क्या है, एनवायरमेंट। रवि थॉट अलाउड। रवि सोचता है, लेकिन बोलते हुए मुंह से सोचता है। दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, even that open field, that road, garbage, my friend, all are part of an environment। इसका मतलब जो स्कूल बिल्डिंग है, जो टेबल है, जो चेयर है क्लासरूम में, जो ओपन फील्ड है, द रोड है, जो ठीक है, जो कचरा है हम लोग के बिल्डिंग के पास, माय फ्रेंड, यहाँ तक कि जो मेरे दोस्त हैं, क्या सभी एनवायरनमेंट है। यस सेड द टीचर। टीचर कहते हैं हाँ। बट वेट, some objects are created by nature, for example mountain, river, trees, animals. Other are made by people, for example रोड्स, कार, क्लॉथ्स, बुक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एनवायरनमेंट तो हैं, ये बात सही है। लेकिन जितने भी चीजें एनवायरनमेंट में हैं, इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला वो जिसे कि ह्यूमन ने बनाया है, और दूसरा बाय पीपल, लोगों ने बनाया है, और दूसरा वो है जो जिसे नेचर ने बनाया है। ठीक है, तो नेचर ने बनाया है जैसे कि माउंटेन है, रिवर है, ट्रीज है, ये सारे नेचर द्वारा बनाए गए हैं। लोगों द्वारा क्या बनाए गए, जैसे रोड है, कार है, क्लॉथ्स है, बुक्स है, इसे लोगों ने बनाया, पीपल ने बनाया है। नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट। तो यहाँ की एक्टिविटी है, अपने क्लासमेट साथ एक लिस्ट बनाइए कि कौन सा ह्यूमन ने बनाया है और कौन सा नेचर ने बनाया है। यहां पर एक डायग्राम आप देख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या क्या है, तो नेचुरल, तो जिसे नेचर ने बनाया है। ठीक है, ह्यूमन मेड, जिसे ह्यूमन ने बनाया है, और एक खुद कंपोनेंट क्या है, ह्यूमन एक खुद ही एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो नेचुरल क्या क्या है, जैसे लैंड है, ठीक है, एयर है, वाटर है, ठीक है, लिविंग थिंग्स है, ये सब क्या है, नेचुरल है। ठीक, और उसी तरीके से ह्यूमन मेड क्या हो सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, पार्क है, ब्रिजेस है, रोड है, इंडस्ट्रीज है, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सारे क्या है, ये ह्यूमन मेड है। अच्छा, ह्यूमन खुद भी एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। जिस तरीके से ह्यूमन इन्वायरमेंट में और चीजों को बनाता है, बल्कि खुद भी इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट का ही, खुद भी ह्यूमन एक इन्वायरमेंट का, इसी इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब ह्यूमन किस किस रूप में होता है, ह्यूमन एक इंडिविजुअल के रूप में होता है, एक इंसान के रूप में होता है। ठीक है, दूसरी बात, ह्यूमन फैमिली के रूप में होता है। ऐसा नहीं है कि जो आप हैं सिर्फ एक व्यक्ति हैं, बल्कि अपने परिवार के नाम से भी जाने जाते हैं आप। ठीक है, इसी तरीके से कम्युनिटी के रूप में भी होता है, अपने एक समाज के रूप में भी होता है। जैसे आप एक स्टूडेंट कम्युनिटी बना रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, ऐसे रिलीजन के रूप में होता है, ह्यूमन ने रिलीजन बनाए हैं। ठीक है, तो आप ह्यूमंस को रिलीजन के आधार पर भी देख सकते हैं कि अच्छा, ये सभी लोग हिंदू हैं, ये सभी लोग क्रिश्चियन हैं, ये सभी लोग मुस्लिम्स हैं, ये सभी लोग सिख हैं। आप उनके बिहेवियर में एक पैटर्न बता सकते हैं कि अच्छा, ये हिंदूज जो हैं यहाँ पूजा करते हैं, वो इस बुक को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन जो है यहाँ पूजा करते हैं, वो इस बुक को फॉलो करते हैं। तो एक पैटर्न बना सकते हैं आप। तो रिलीजन भी जो है कंपोनेंट है ह्यूमन एनवायरनमेंट का।
फिर क्या है, फिर एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन एनवायरनमेंट का। एजुकेशन कैसे, फिर जैसे किस इंसान को किस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई किसी और जगह पे कुछ और बनना चाह रहा है, कुछ और लाइफ में करना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से उसके जो एजुकेशन है अलग अलग तरह के हैं। किसी एक लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहा है, किसी दूसरे लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहा है, तो एजुकेशन भी काफी अंतर होता रहता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है ह्यूमन एनवायरनमेंट में। कुछ जगह की इकोनॉमिक्स बहुत एडवांस होती है, कुछ जगह की इकोनॉमिक्स उतनी अच्छी नहीं होती है। कहीं पर इकोनॉमी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई देश बहुत अमीर है, कोई गरीब है, तो ऐसे कोई इंसान गरीब है, कोई अमीर है, तो इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। पॉलिटिकल सिचुएशन भी होता है, जैसे कहीं पर किसी तरह का रूल बनाया जाता है, कहीं पर दूसरी तरह का रूल बन फॉलो हो रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण से हो रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इन चीजों को प्रभावित करता है और इन चीजों से प्रभावित होता है। एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे अगर इन्वायरमेंट की हम बात देखें तो इन्वायरमेंट सिर्फ प्रभावित होता ही नहीं है बल्कि प्रभावित करता भी है। यानी कि जब आप कोई एनवायरमेंट में, अपने आसपास एनवायरमेंट में कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसको क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि आप कहीं ना कहीं उससे भी प्रभावित खुद भी होंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी बहुत सारे ह्यूमंस ने मिल करके एक बिल्डिंग खड़ी कर दी कि हम स्कूल बनाएंगे, यहाँ पढ़ाएंगे, तो आगे चलकर उसी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ेंगे, हो सकता है उनके परिवार का जो बात करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, वो समय के साथ बदले उसी एजुकेशन के कारण। तो ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट को सिर्फ हम प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि इन्वायरमेंट भी बदले में हमें प्रभावित करता है, ठीक है। यहां पर एक चीज और देखिए, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो लिविंग और जो जिंदा जो प्राणी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, जीवित प्राणी जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। और एबायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, तो उसे हम लोग एबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे पत्थर, पानी, ये सब एबायोटिक है। पेड़ हो गए, पशु हो गए, जानवर हैं, एनिमल्स हैं, सारे बायोटिक आते हैं, ठीक है। From the above conversation, you understand that the place, people, thing and nature that surround any living organism is called environment। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर आसपास जो भी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि लिविंग और जैसे कि पीपल हो गया, प्लेस हो गया, सब कुछ क्या होता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो एक नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड फिनोमिना का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ह्यूमन मेड। ये सब मिलाकर क्या आता है, ये बनता है एनवायरनमेंट। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing in on the earth। अब नेचुरल को अगेन हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक, ठीक है, और एबायोटिक। बायोटिक जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जानवर हो गए, एनिमल्स हैं, ठीक है, फिर प्लांट्स हैं, ये सब बायोटिक में चला गया। ए बायोटिक में क्या आ गया, जैसे स्टोन, रॉक, रिवर, वाटर, इन्हें नेचर ने बनाया है, लेकिन फिर भी ए बायोटिक, इसमें जान नहीं है, इसमें ये जीवित नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये ए बायोटिक कहलाते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। तो आइए हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। तो हम लोग इन वर्ड्स के मीनिंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है। तो लिथोस्फेयर क्या है, लिथो का मतलब होता है धरती, जमीन। तो वो जो स्फेयर है, यानी कि धरती, जितनी भी जमीन है धरती पर, वो सब क्या बनाती हैं, लिथोस्फेयर कहलाती हैं। इसके बाद होता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो हाइड्रोस्फेयर, जितना भी वाटर है धरती पर, सब कुछ क्या बनाता है, हाइड्रोस्फेयर बनाता है। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। तो जितना भी वायु है, एयर है, वो क्या बनाता है, एटमॉस्फेयर। इसके बाद होता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर का बायो मतलब होता है लाइफ, तो बायोस्फेयर मतलब वो जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, लिविंग बींग रह रहे हैं, वो क्या बनाता है, बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द
हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फेयर क्या है? अर्थ का जो टॉप लेयर है, हार्ड टॉप लेयर, उसी को हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो ये बात पहले से, जैसे अर्थ है तो अर्थ पूरी तरीके से सॉलिड बॉल नहीं है, बल्कि अर्थ जो है लेयर से बना हुआ है। तो जो टॉप लेयर है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग जानते हैं क्रस्ट के नाम से। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं, यही क्या है, यही जो लेयर है वो क्या चीज है, उसे ही हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर में एक्चुअली क्रस्ट होता है और थोड़ा सा अंदर का भी लेवल आ जाता है, इसीलिए केवल क्रस्ट को नहीं बढ़ते हैं, बल्कि इसे हम लोग क्रस्ट प्लस अपर मेंटल बोलते हैं, अपर मेंटल। ठीक है, ये क्या होता है? लिथोस्फेयर। अगर आपको ध्यान हो तो यहां सबसे टॉप लेयर कहलाती है क्रस्ट, इसके बाद आता है मेंटल, और इसके बाद अंदर होता है, जो अंदर होता है वो होता है कोर। ठीक है, तो ये है धरती का क्रॉस सेक्शन, धरती के अंदर का जो संरचना है। ठीक, तो जो सॉलिड क्रस्ट और द हॉट हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज मेड अप ऑफ रॉक। तो लिथोस्फेयर किससे बना हुआ है? रॉक से। किस चीज से बना हुआ है? रॉक। ठीक है, यानी कि चट्टानों से बना है। It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plain and valley, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. तो ऐसा नहीं कि ये रेगुलर है, कहीं पर ये बहुत पतला है, कहीं पर ये मोटा है, कि कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर ये ओशन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये इसलिए इसमें अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं? जैसे लैंड फॉर्म्स में आप कह सकते हैं प्लेन लैंड फॉर्म है, प्लेन है। ठीक है, माउंटेन है, ठीक, वैली है, दो माउंटेन के बीच में। ठीक है, फिर प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक ऐसा हाई ग्राउंड होता है जिसका पे जिसके टॉप जो है फ्लैट होता है। जैसे माउंटेन या हिल का जो शेप होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन प्लेट्यू का शेप किस तरह से होगा? इस तरह से, यहाँ टॉप जो है फ्लैट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? प्लेट्यू। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट बात, कि ऐसा नहीं है कि ओशंस, लेट मी क्लियर इट, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि ओशन जहां है वहां पर लिथोस्फेयर नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि अगर आप समझिए, अगर ये अर्थ की राउंड सरफेस है और इस पर अगर लिथोस्फेयर है, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे कहीं पर जाता रहता है। ठीक है, और अगर यहाँ देखिए, मान लीजिए ओशन है ये, तो ओशन के नीचे भी लिथोस्फेयर होता है। और जैसा कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट पर पहाड़ होते हैं, ओशन के अंदर भी पहाड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्वत है, माउंटेन्स है, ये सिर्फ कॉन्टिनेंट्स पर नहीं होते। ठीक है, ये तो कॉन्टिनेंट है, ठीक, बल्कि और ये ओशन, ओशन के अंदर भी ये सब कुछ, जो भी चीज आप कॉन्टिनेंट पर देखते हैं, प्लेट्यू है, प्लेन है, वो सब कुछ ओशन के अंदर भी हो सकता है और होता है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द सी फ्लोर। इसको हम लोग सी फ्लोर बोलते हैं या ओशन फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, ओशन फ्लोर या सी फ्लोर। तो सी फ्लोर पर भी जो है ये माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट्स, ये सब, ये माउंटेन्स हैं और लैंड फॉर्म्स हैं, ये सारे पाए जाते हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ठीक है, तो यही वो डोमेन है, वही यही वो एरिया है जहां से हमको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट मिल रहा है हमको, ठीक है, ग्रासलैंड मिल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी पर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। ठीक, इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट भी यहीं पर है, लिथोस्फेयर पर ही है ह्यूमन सेटलमेंट। तो जितने भी इंसान रह रहे हैं वो समुद्र के अंदर तो नहीं रहते हैं, वो सारे कहाँ, ये हवा में तो नहीं रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? लिथोस्फेयर, लैंड के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। जितनी भी मिनरल वेल्थ है सभी हमें लगभग अधिकतर हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? लिथोस्फेयर से। ठीक है, मिनरल वेल्थ में क्या क्या, जैसे कि मान लो आगे आपका पेट्रोल हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम,
जितना भी पेट्रोलियम मिलता है हमें जमीन से ही निकाला जाता है, वो सारा कोई समुद्र से नहीं आ रहा है। समुद्र से भी आ रहा है तो भी वो, ये जो लैंड, समुद्र के नीचे जो लैंड है इसी के नीचे से लिथोस्फेयर है, यहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो उसका सोर्स अल्टीमेटली कौन है, लिथोस्फेयर ही है। तो जितना भी मिनरल रिसोर्स है आप कह लीजिए, ये अलग अलग तरह के रॉक्स पाए जाते हैं, सब कुछ कौन सा मिल, कहाँ मिल रहा है हमें, सब कुछ लिथोस्फेयर में मिल रहा है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फेयर। जो वाटर का डोमेन है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lake, sea, ocean, etc. तो बहुत सारे वाटर के सोर्सेज हैं, बहुत सारे क्या है, वाटर के सोर्सेज हैं, और अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडी किस किस तरह की है, जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ठीक है, ओशंस हैं, ये सब कुछ है, ठीक है। ये सारी अलग तरह की वाटर बॉडीज हैं, और सोर्सेज ऑफ वाटर भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि रिवर का सोर्स आपके कहाँ है, हाई माउंटेन्स में हो सकता है, ठीक है। लेक्स का सोर्स का रनिंग वाटर, लेक्स का सोर्स होता है। सी का लिए सोर्स, सी और ओशन के लिए सोर्स का, रिवर्स का जो पानी है वही बह के सी और ओशन के लिए सोर्स का काम करता है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अभी अर्थ है, इसको एक बहुत थिन लेयर ऑफ एयर भी सराउंड करती है, ठीक है, जैसे एक कंबल की तरह चारों ओर इसके फैली हुई है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये तो हवा है, ठीक है। अभी हवा अर्थ अर्थ को छोड़कर अंतरिक्ष में क्यों निकल नहीं जाती है, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एयर के मॉलिक्यूल्स को अपने पास ही बनाए रखती है, एयर को अपने पास ही बनाए रखती है। अच्छा, एयर के साथ एक और बात है बहुत, जैसे एयर अर्थ के नीचे, अगर मान लीजिए अर्थ के नीचे, तो आप अर्थ के जितना ही करीब आएंगे एयर उतनी ही घनी होती जाएगी, और जितना ही दूर जाएंगे एयर का घनत्व जो है, डेंसिटी, उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। आपको कम एयर यहां पता चलेगी। इसी कारण से जो ऊंचे पहाड़ों पर हवा की कमी हो जाती है, क्योंकि एयर उतनी ज्यादा होती नहीं है, तो ऑक्सीजन भी कम हो जाता है उसी हिसाब से। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर की बहुत ज्यादा, एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन तो देता ही देता है, ठीक है, साथ ही हमें सन की हीट से भी बचाता है, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर अगर नहीं रहेगा तो एटमॉस्फेयर के जो कण है, एटमॉस्फेयर में जो एयर के पार्टिकल्स हैं, प्लस डस्ट पार्टिकल होता है, प्लस और बहुत सी चीजें होती है जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है, जैसे एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है ओजोन गैस, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से सन की लाइट फिल्टर हो जाती है, और बहुत सही मात्रा, जो अप्रोप्रिएट ह्यूमन को जितनी होनी चाहिए उतनी ही मात्रा में धरती तक पहुंचती है। इसी कारण से हम यहाँ पे धरती पर जीवन पॉसिबल। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो एक तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, प्लस हीट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसके अलावा ये हमें कोल्ड से भी बचाती है, ठीक। कोल्ड से कैसे बचाती है, कि जब दिन भर जब गर्मी, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो पहली बात तो ये हमें बचाती है सन की डायरेक्ट रेज से। सन की रेज को फिल्टर होकर सन की रेज आती है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात, जो रेज आ गई है रात में, वो गर्मी ऐसा ना हो कि रात तुरंत बाहर चली जाए, वो गर्मी रात भर बनी रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए रात का टेम्परेचर उतना ज्यादा भी हाई नहीं होता है, उतना ज्यादा भी लो नहीं होता है जितना कि बिना एटमॉस्फेयर के होता। इसीलिए एटमॉस्फेयर के होने के कारण धरती पर जीवन पॉसिबल हो पाता है। From the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of number of gases. एटमॉस्फेयर में कोई एक गैस ही नहीं है, बहुत सारी गैसेज होती हैं, उसमें डस्ट भी है और वाटर वेपर भी, सभी मिलकर अपना काम करते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में जो भी बदलाव होते हैं उससे वेदर में भी चेंज आता है, यानी कि मौसम में, और क्लाइमेट में भी चेंज आता है। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है, हम लोग आगे की क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। प्लांट और एनिमल किंगडम जो है मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर। प्लांट प्लस एनिमल, कुल मिला के जो जीवित प्राणी हैं, ठीक है, जो जीवित प्राणी हैं वो क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर, वही बनाते हैं बायोस्फेयर, ठीक है।
और द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, यहां लिखा भी है लिविंग वर्ल्ड। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये एक बहुत नैरो जोन है, बहुत पतली सी पट्टी है, ठीक है। जैसे अगर आप अर्थ की बात करें तो ये अर्थ को एटमॉस्फेयर है, फिर ये जो है ऊपर यहाँ पे ये लैंड है, क्रस्ट इसको कहते हैं। तो एक पतली सी पट्टी जहां पर कौन कौन मिल रहा है, जहां एयर भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है और लैंड भी मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि जीवन के लिए तीनों चीज चाहिए। सिर्फ एयर रहेगा तो भी जीवन पॉसिबल नहीं, वाटर ना हो। जैसे अगर आप एटमॉस्फेयर में ऊपर चले जाइए जहां सिर्फ एयर है, वाटर नहीं है, लैंड नहीं है, तो भी जीवन बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप धरती के अंदर चले जाइए, ठीक है, जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत गहराई में जीवन नहीं पॉसिबल। थोड़ा बहुत कोई जानवर गड्ढा कर देता है वो अलग बात है, उसको आप मत देखिए। लेकिन अगर आप 4-5 किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे लैंड में, तो आप कोई जीवन पॉसिबल नहीं, एयर मुश्किल हो जाएगा, वाटर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप वाटर में जाएंगे तो डीप ओशन में बहुत कम लाइफ होती है। जो भी लाइफ होती है वो किनारे वाले एरिया में ही होती है, ठीक है, लैंड के आसपास ही होती है। क्योंकि वहां पर लैंड भी मिल सकता है आसपास, एयर भी मिलता है और वाटर भी मिलता है। एकदम आप गहरे समुद्र में चले जाएंगे तो वहां जीवन बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे फिर लैंड मुश्किल है, गहराई में एयर भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और जीवन होता भी तो उस तरीके का नहीं जैसा कि आप यहां पर अपने नॉर्मली देखते हैं, ठीक। एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। व्हाट इज इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम क्या है? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of me home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." तो बता रही एक्सपीरियंस की कैसे कोकोनट प्लांटेशन पे बहुत सारी बारिश होती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन, वी गेट नो रेन। अब वो जैसलमेर के बारे में बता रहा, तो ये केरला के बारे में बता रही कि बहुत सारी बारिश होती है, और जैसलमेर के बारे में बता रहे यहां तो लगभग ना के बराबर बारिश होती है, ठीक है। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजर्ड एंड मेनी इंसेक्ट। तो आपको यहाँ क्या कैमल देखने को मिलेगा डेजर्ट में, और साथ में स्नेक भी मिलेगा, लिजर्ड, मेनी इंसेक्ट भी मिलेंगे। रवि वंडर्ड, व्हाई डू एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो बताता सोचता है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे केरला और जैसलमेर की हम बात लें या राजस्थान की बात लें, ठीक है, तो यहां पर क्या क्या बदल गया? रेनफॉल बदला, एनिमल्स बदल गए, उससे उसके हिसाब से पीपल बदल गए, और उनका रहन सहन भी बदल गया, ठीक है, हाउ पीपल लिव ये भी बदल गया। और सेम चीज यहां भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल एंड ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, और इवन ह्यूमंस भी होते हैं, वो सारे अपने जो इमीडिएट सराउंडिंग, उनके जो आसपास का एरिया है उस पर डिपेंड रहते हैं, उसी के पर निर्भर रहते हैं, उसी के हिसाब से उनका दिनचर्या चलती है, ठीक है। अब जहां पर कोकोनट मिल रहा है तो वहां कोकोनट के ऑयल से खाना पकता है, और जहां पर मस्टर्ड सरसों मिलता है वहां सरसों के ऑयल से खाना पकता है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, साथ ही वो एक दूसरे पर भी निर्भर रहते हैं। इसीलिए जब कोई एक चीज बदलती है तो उसके हिसाब से दूसरी चीज को भी अपना बदलाव करना पड़ता है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये जो रिलेशन होता है, जो संबंध है जिसमें एक चीज, एक प्राणी वो दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये पूरा रिलेशन है, वो क्या बनाता है? ये रिलेशन जो है वो क्या बनाता है? इकोसिस्टम, ठीक है, वो क्या बनाता है? इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है, जिसमें कि एक खास तरह के जानवर रहते हो। ग्रासलैंड का हो सकता है जिसमें वो जानवर रहें जो ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, वो उस तरह का भोजन करते हैं, वहां पे उस तरह के पेड़ पौधे होते हैं। डेजर्ट का इकोसिस्टम हो सकता है जिसमें डेजर्ट में रहने वाले जानवर होते हैं, डेजर्ट में रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, लिजर्ड्स होती हैं, उस तरह की चीजें होती हैं। माउंटेन का हो सकता है जिसमें माउंटेन के जानवर हो सकते हैं, उनका रहन सहन खाना पीना बिल्कुल अलग रहेगा। लेक का इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है, रिवर का इकोसिस्टम हो सकता है, ओशन का हो सकता है, एंड इवन स्मॉल पॉन्ड का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है जिसमें सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहकर अपना काम चलाते हो।
डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? कभी कभी आप जहां पार्क में खेलने जाते हैं उसका भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है, वहां के जो सारे जानवर वो मिलजुल कर रहते हैं, अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, अब हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जानने जा रहे हैं। Human being interact with the environment and modify it according to their needs. ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से और उसको अपनी जरूरत के हिसाब से बदलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि सिर्फ ह्यूमन ही एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं कर रहा है, बना नहीं रहा है, बल्कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी ह्यूमन को बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गर्म जगह गए तो आपके कपड़े बदल गए और उसने आपने उसी हिसाब से कपड़े पहन लिए, ठंडी जगह गए तो उस हिसाब से कपड़े पहन लिए। तो आप जिस जगह के एनवायरनमेंट में जाएंगे उस हिसाब से अपने आप को बदलते रहेंगे। अर्ली ह्यूमंस अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, जो शुरुआती ह्यूमन थे वो नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को बदल लेते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। उनका जीवन बहुत ही सिंपल था और वो अपनी जरूरतें भी उनकी बहुत कम थी और जरूरतों को वो अपने आसपास से पूरा कर लिया करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, समय के साथ जरूरतें बढ़ती गईं और उनकी जो है वो जरूरतें और मल्टीप्लाई होती गई। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट, साथ ही साथ ह्यूमन ने अपने आसपास के एनवायरमेंट को चेंज करना सीख लिया, उसको इस्तेमाल करने के नए तरीके सीख लिए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, उन्होंने क्रॉप उगाना सीखा, पहले वो नहीं जानते थे, पहले बस जो फल थे उसी हिसाब से जीवन गुजार रहे थे। लेकिन फिर ह्यूमन ने सोचा नहीं, उनको जो चाहिए वही वो उगाना चाहिए। पहले क्या था, जो उग रहा है वो खाएंगे, अब क्या है, जो खाना चाहते हैं वो उगाएंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, जानवरों को पालना शुरू किया। पहले क्या था कि जो जानवर आसपास मिल जाए उनका शिकार करके भोजन कर लिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, इन जानवरों का हम अपने इस्तेमाल के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं, तब उनको पालना शुरू कर दिया। द व्हील्स वर इन्वेंटेड, पहिए का आविष्कार हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, ज्यादा भोजन उगने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज, जब भोजन ज्यादा होगा, जैसे किसी की 5 किलो की, पहले क्या था कि अगर उसकी 5 किलो की जरूरत है तो 5 किलो जंगल से तोड़ कर लाया, उसको खा लिया। लेकिन फिर समय के साथ साथ क्या किया, उन्होंने खेती करने लगे, अब वो ज्यादा अनाज उगाने लगे, तो अब उनकी 5 किलो की जरूरत है तो वो 10 किलो उगाने लगे। अभी जो 5 किलो बच गया उनके पास, उसका क्या होता था, उसका वो धीरे धीरे बिजनेस करने लगे, व्यापार करने लगे, किसी और को दे दिया। जिसके पास मान लो कि 4 किलो ही है या 3 किलो ही है तो 2 किलो उसको दे दिया। कोई दूसरा भी जिसके पास 2 ही किलो अनाज हो पाए तो 3 किलो उसको दे दिया, बदले में इसके पास जो कुछ ज्यादा है उसको ले लिया। अब ऐसे करके धीरे धीरे क्या आया, बार्टर सिस्टम आ गया। बार्टर सिस्टम क्या है, वो एक तरह का बिजनेस है जिसमें सामान के बदले सामान लिया जाता है, वस्तु विनिमय कहते हैं उसको, ठीक है, वस्तु विनिमय, ठीक है, विनिमय, ठीक है, बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान, ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जब सामान मतलब ज्यादा उत्पादन होने लगा, सरप्लस फूड आने लगा, फूड जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा पैदा होने लगा और फूड बच गया, तो फिर व्यापार बढ़ने लगा। लोग व्यापार करने के बारे में सोचे कि भाई मेरे पास तो एक्स्ट्रा है, कोई ऐसा भी होगा जिसके पास कम होगा, लेकिन उसके पास कोई और चीज एक्स्ट्रा होगी, तो चलो उसका जो एक्स्ट्रा है उसके बदले में अपना एक्स्ट्रा एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यही चीज क्या कहलाई, जिसमें सामान के बदले सामान एक्सचेंज होने लगा, तो वो कहलाई बार्टर सिस्टम आ गया। फिर ट्रेड शुरू हो गया, इसी के साथ बार्टर सिस्टम जैसे आया तो ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा, लोग सामान एक दूसरे को देने लगे, एक्सचेंज करने लगे। फिर धीरे धीरे कॉमर्स डेवलप हुआ, यानी कि इसी हिसाब से फिर लोग हिसाब गुणा भी करने लगे। अच्छा, इसको तो 2 ही किलो दिया है तो इसे 3 किलो क्यों लेना है, तो ऐसा हिसाब होने लगा, ठीक है, इसने इतना दिया है तो इसको ज़्यादा क्यों देना है, इसको कम देना है, तो ये सब करके हिसाब होने लगा। तो इसी के साथ क्या आ गया, कॉमर्स आ गया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, ठीक है, पहले सारा काम इंसान कर रहा था, ठीक, हर काम खेती, फिर उसके बाद क्या, इंडस्ट्रीज बनने लगी, मशीनें बनने लगी, हर चीज मशीन से बनने लगी, तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज बनने लगी, ठीक है। तो उससे और ज्यादा सामान पैदा होने लगा और सरप्लस पैदा होने लगा।
ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे गाड़ियों का भी आविष्कार हुआ। इससे एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है और तेज हो गया। ट्रेन आई, रेल आई, एयर हवाई जहाज आए, शिप्स आई। इससे कहीं भी आप जाने के लिए बहुत तेजी जा सकते थे। पहले क्या था, या तो पैदल था, घोड़े थे, और ऐसा करके बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन वो बहुत स्लो था। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ जब ट्रांसपोर्टेशन आया, ट्रांसपोर्टेशन बनने लगे, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन जब आया, तो कहीं से भी जाना आसान हो गया और उसमें समय कम लगने लगा। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर, साथ ही साथ समय के साथ फिर इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आया और कम्युनिकेशन आसान हो गया। आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन आ गया, इंटरनेट आया, स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव, ये सभी कुछ आप देख रहे हैं एनवायरमेंट का पार्ट है, ह्यूमन एनवायरमेंट का पार्ट है, वो सभी कुछ जिसे इंसान ने बनाया है। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and not and hot roasted peanut in winter? कभी तुमने सोचा कि तुम्हें समर में जो है जूसी वाटरमेलन क्यों पसंद आता है और विंटर में गर्मा गर्म कुछ खाने को मन करता है? और परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस चाहिए। सिर्फ आप नेचुरल एनवायरनमेंट में चले जाएंगे तो आप बहुत पिछड़े हो जाएंगे, आप मॉडर्न लाइफ को नहीं जी पाएंगे, समय के साथ आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट में सिर्फ चले जाएंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आप कोप अप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस चाहिए ताकि अच्छा जीवन जिया जा सके। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। तो ह्यूमंस को अपने एनवायरनमेंट को हार्मोनियस वे यानी उसके साथ सामंजस्य बनाकर प्रेम पूर्वक उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा कर नहीं। अगर आपको पेड़ पौधों की जरूरत भी है तो ऐसे इस्तेमाल करें कि उनको बहुत नुकसान न पहुंचे, वो नष्ट ना हो जाए। थोड़ा यूज करें, थोड़ा उनको बचाएं। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम इज द इंटरडिपेंडेंस। तो यहां पर हम लोग को दो चार शब्द को देखना है। इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन ईच अदर। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट ऑन ईच अदर, दिस इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई नेचुरल एनवायरमेंट? नेचुरल एनवायरमेंट से आप क्या समझते हैं? तो द एनवायरमेंट विच इज क्रिएटेड बाई नेचर, दैट इज नोन एज नेचुरल एनवायरमेंट। विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट? एनवायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या? तो आप इस डायग्राम में देखिए, बहुत क्लियरली बताया गया एनवायरमेंट है, इसके मेजर कंपोनेंट क्या? नेचुरल है और ह्यूमन मेड है। नेचुरल में सारे एग्जांपल दिए हुए हैं ये सब। ठीक है, लिविंग थिंग्स, बायोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, ये नेचुरल है। मैन मेड के क्या है? बिल्डिंग, पार्क्स है, ब्रिजेस है, और ये सब चीजें मैन मेड। और खुद ह्यूमन भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? गिव फोर एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के फोर एग्जांपल आप दे सकते हैं बड़े आराम से। बिल्डिंग्स हो सकते हैं, रेलवे है, ब्रिजेस हैं, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, रिलीजन है, सब कुछ ह्यूमन बनाया हुआ है। व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर क्या? लिथोस्फेयर इज द टॉप हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आउटर मोस्ट हार्ड सरफेस ऑफ अर्थ विच इज मेड ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये चट्टानों की बनी हुई है। ये क्या सपोर्ट करती है? इट सपोर्ट्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ह्यूमन सेटलमेंट। जो भी इंसान बस रहा है सब कुछ लिथोस्फेयर पर ही बस रहा है, धरती पर ही बस रहा है। विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? बायोटिक एनवायरनमेंट के टू मेजर कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? एनिमल है और प्लस प्लांट्स हैं। ठीक है, व्हाट इज बायोस्फेयर? बायोस्फेयर क्या? बायोस्फेयर इज द नैरो जोन ऑन ऑफ द अर्थ वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिसाइड। वो नैरो जोन है जहां पर की धरती पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इसकी खास बात क्या है कि इसमें बाकी जो चारों डोमेन्स है, जैसे कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सभी आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट अ नेचुरल, इसमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? डेजर्ट तो नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल, तो एक्वेरियम नेचुरल नहीं, इसे ह्यूमन ने बनाया है। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? लैंड को ह्यूमन ने नहीं बनाया है, कम्युनिटी ह्यूमन ने बनाई है, रिलीजन नहीं, रिलीजन ह्यूमन ने बनाया है। तो लैंड जो है वो
ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। विच इज द ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, इसमें से ह्यूमन का बनाया हुआ कौन सा, माउंटेन ह्यूमन ने नहीं बनाया, सी नहीं बनाया, रोड को ह्यूमन ने बनाया है। विच इज द थ्रेट टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का खतरा कौन सा है, ग्रोइंग प्लांट, नहीं ये भी खतरा नहीं है। ग्रोइंग क्रॉप, ये भी खतरा नहीं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, ठीक है। अब इसको मैच कर सकते हैं, बायोस्फेयर, बायोस्फेयर का मतलब इज द डोमेन ऑफ लाइफ, ठीक है। नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, वो नैरो जोन जहां लैंड वाटर और एयर मिलते हैं आपस में, ठीक है। एटमॉस्फेयर एयर का है, ठीक। हाइड्रोस्फेयर वाटर का है। एनवायरमेंट जहां पे रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, ठीक है। गिव रीजन, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, मैन अपने एनवायरनमेंट को बदलता क्यों रहता है, क्योंकि अपनी नीड के हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, प्लांट एंड एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों करते हैं, क्योंकि सरवाइव करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे का वो सपोर्ट करते हैं, उनके एक दूसरे का फूड बनते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, उस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।